हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस का, और वो है पुनर्जागरण के बारे में। ठीक है, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जो आपकी हिस्ट्री है, इस साल दोनों सेमेस्टर्स में आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो शुरुआत है हम रेनेसा नामक चैप्टर से कर रहे हैं, जिसे हिंदी में पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। तो पहले तो ये समझना होगा कि व्हाट इज़ रेनेसा, पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, ये एक्चुअली एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था, एक जिसे हम कह सकते हैं कि बौद्धिक और कलात्मक आंदोलन, यानी इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल रेवोल्यूशन, जो कि यूरोप में हुआ था 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, यानी यूरोप की बात कर रहे हैं हम। आप इंडिया को अब आप भूल जाएं, फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूरोप के संदर्भ में कि यूरोप में 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में एक बौद्धिक और कलात्मक आंदोलन जो है चला था, जिसको पुनर्जागरण का नाम दिया जाता है। और इसी आंदोलन के कारण यूरोप का मध्यकाल से आधुनिक युग में संक्रमण हुआ। मतलब ये ट्रांजिटरी फेज था, और ट्रांजिटरी फेज का जो रीज़न था वो रेनेसां था, पुनर्जागरण था। इसमें क्या था कि इसमें मध्यकाल की बहुत सी जो परंपराएं थी, संस्थाएं थी, या विचारधारा थी, रूढ़िवादी परंपराएं, विचारधारा, उनको समाप्त कर दिया गया था और आधुनिक विचारों का जन्म हुआ था। तो आप ये देखिए कि आप केवल ये ना सोचें कि भारतीय समाज ही पिछड़ा हुआ था। एक समय ऐसा था कि यूरोपीय समाज भी पिछड़ा हुआ था। यूरोपीय समाज में भी रूढ़िवादिता थी, लेकिन धीरे धीरे ये रूढ़िवादिता ख़त्म हुई। पुरानी जो परंपराएं थी वो धीरे धीरे टूटने लगी, और नए विचारों का, यानी आधुनिक विचारों का जन्म हुआ। इस युग में न केवल पुरातन यूनानी और रोमन पुस्तकों, बल्कि प्राचीन यूनानी और रोमन विचारों, कलाओं, राजनीति, कानून, मूल्य, उनका भी पुनर्जन्म हुआ। इसलिए इसको पुनर्जागरण कहा जाता है। ठीक है, रिबर्थ और रिवाइवल, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसका क्या अर्थ है। और ये जो पुनर्जागरण काल था, जिसे हिस्टोरियंस जनरली 14वीं से 16वीं शताब्दी तक मानते हैं, हालांकि कुछ इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि 14वीं से 17वीं शताब्दी तक ये आंदोलन चला था। तो ये नए विचारों का युग था, जिसमें नए ज्ञान का जन्म हुआ, और आगे चलकर यही जो ज्ञान था ये आधुनिक विचारधारा का आधार बना। ठीक है, यानी चाहे वो शिक्षा हो, चाहे साहित्य हो, चाहे आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो, यानी कला, वास्तुकला, आधुनिक विचार, नए विचार। ठीक है, तो ये सारे जो है इस काल में दृष्टिगोचर हुए। अगर हम देखें कि पुनर्जागरण का जन्म कहाँ हुआ, उदय कहाँ हुआ यूरोप में, तो हम ये कह सकते हैं कि पुनर्जागरण का जन्म इटली में हुआ, और इटली से फिर इसका प्रसार फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों में हुआ। ठीक है, यानी इसकी जो शुरुआत है, अगर कोई पूछे कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई, तो पुनर्जागरण की शुरुआत वो इटली से हुई। इटली वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ रेनेसां मूवमेंट। अब हम पुनर्जागरण का अर्थ और परिभाषा को समझते हैं। तो देखिए, पुनर्जागरण या रेनेसां ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। रेनेसां जो है ना, इसकी स्पेलिंग RANAISSANCE है, लेकिन रेनेसांस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रेनेसां। ANCE साइलेंट है इसमें। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, वो है पुनर्जन्म, नवजीवन,
या फिर से जागना। पुनः का मतलब फिर से, जागरण यानी फिर से जागना। इतालवी जो विद्वान था, यानी इटली का एक जो स्कॉलर था वैसारी ने इस शब्द का प्रयोग इटली में भवन निर्माण कला और मूर्ति कला के विषय में किया है। और 18वीं सदी के एक फ्रांसीसी विद्वान जिसका नाम था दिदरो जैसे अनेक विद्वानों ने रेनेसां शब्द का जो प्रयोग है वो कलात्मक विकास के संदर्भ में किया है। तो कुल मिला के अगर हम देखें, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है फिर से जागना, यानी रिवाइवल और रीबर्थ भी इसको कहा जाता है। बाकी अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग ढंग से डिफाइन किया है। जैसे ल्यूक्स ने इसकी अलग डेफिनेशन दी है, H.A. डेविस नामक विद्वान ने अलग डेफिनेशन दी है, जॉनसन ने इसे अलग ढंग से परिभाषित किया है। तो इसकी शुरुआत ये माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में इटली में इसकी शुरुआत हुई। इटली पुनर्जागरण की जन्मस्थली रही और बाद में फिर इसका ये फ्रांस में और 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन में और जर्मनी जैसे देशों में ये विकसित होने लगा। हालांकि स्पेन और रूस पर इसका प्रभाव कुछ कम रहा, क्योंकि रूस तो आप जानते हो बिल्कुल पूर्वी यूरोप में है, तो रूस में इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा। और दक्षिणी पूर्वी यूरोप जो था वो तो लगभग इसके प्रभाव से अछूता रहा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ इतिहासकार इसका जो काल है वो 14वीं से 17वीं शताब्दी तक मानते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आता है आपके पेपर में और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि पुनर्जागरण आंदोलन के उदय के क्या कारण थे। व्हाट वर द कॉजेज फॉर द राइज ऑफ रेनेसां इन यूरोप। तो देखिए, ये जो है आधुनिक युग की एक अभूतपूर्व घटना, एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। और कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में इसके कुछ चिन्ह कैरोलिंगियन साम्राज्य में नज़र आए थे। कैरोलिंगियन साम्राज्य इससे पहले का था। यानी कहने का अर्थ ये है कि हम जनरली ये मानते हैं कि 14वीं से 17वीं शताब्दी तक ये चला था या 16वीं शताब्दी तक चला था, लेकिन इसके जो चिन्ह हैं वो 9वीं शताब्दी में भी दृष्टिगोचर होते हैं। एक राजा का साम्राज्य था उस समय भी इस तरह की जो है ना आर्ट एंड कल्चर में डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन अगर हम इसको एस्टेब्लिश्ड फॉर्म में माने तो ये 14वीं से 16वीं शताब्दी तक रहा। तो कारण अब हम पढ़ना चाहेंगे, एक एक करके मैं कारणों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। पहला कारण हम लेते हैं धर्म युद्धों का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ क्रूसेड्स। धर्म युद्ध को क्रूसेड्स कहा जाता है। अब यहाँ पे धर्म युद्ध किसके बीच? ऐसा था, ईसाइयों का जो पवित्र स्थान था जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जेरूसलम नामक स्थान को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में 1095 से लेके 1278 ईस्वी तक धर्म युद्ध लड़े गए। 8 है इनकी संख्या, 8 धर्म युद्ध 1095 से लेकर और 1278 तक के बीच में लड़े गए थे। इन धर्म युद्धों को क्रूसेड्स का नाम दिया गया। ठीक है, अब इन युद्धों ने यूरोपीय समाज पर काफ़ी प्रभाव डाले। धर्म युद्धों से क्या हुआ कि ईसाइयों का संपर्क पूर्व के लोगों के साथ हुआ। पूर्व यूरोप, या आप पूर्व यूरोप भी नहीं बल्कि आप कहोगे कि जैसे अगर हम विश्व के संदर्भ में देखें तो भारत को पूर्वी देश कहा जाता है। यहाँ पे ये मतलब है इसका, यहाँ पे पूर्वी यूरोप मतलब नहीं है। यानी वेस्ट के लोगों का ईस्ट के साथ संपर्क हुआ, ये बात आप समझो। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो वेस्टर्न कंट्रीज़, यानी हम अक्सर बोलते हैं ना पाश्चात्य देश, पाश्चात्य देश हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं इंग्लैंड की, फ्रांस की, इवन अमेरिका की, जो हमसे पश्चिम में है। और हमारा जो मतलब इंडिया है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। ठीक है ना, तो पूर्व के लोगों के साथ पश्चिम के लोगों का संपर्क हुआ। जब ईसाइयों ने मुसलमानों के साथ युद्ध किए, अब मुसलमान तो देखो विश्व संदर्भ में पूर्व में बसता है,
ठीक है ना। तो पश्चिमी और पूर्वी देशों के बीच में युद्ध हुए, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में युद्ध हुए, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो पश्चिम के लोग हैं वो पूर्व के संपर्क में आए, और उस समय पूर्व में शिक्षा और साहित्य के सुप्रसिद्ध केंद्र थे। बहुत से विद्वान, बहुत से साहित्यकार, चित्रकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक जो है यहाँ पे निवास करते थे। वेस्ट में इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी कि ईस्ट में थी। तो ईसाइयों को इनके संपर्क से पूर्वी सभ्यता और संस्कृति को समझने का अवसर प्राप्त हुआ, और भौगोलिक अध्ययन भी हुआ। जब वो संपर्क में आए, विभिन्न देशों में उन्होंने भ्रमण किया, तो सांस्कृतिक मेल जोल हुआ और नए विचारों का जो है आगमन हुआ। जब ये धर्म युद्धों में भाग लेकर जब ये लोग वापस लौटे यूरोप, तो उन्होंने फिर बहुत से आधुनिक विचारों को अपनाने पर बल दिया। विज्ञान की जो तरक्की पूर्व में हो रही थी उसको जो है अपनाया, और मध्यकालीन संस्थाओं और जो रूढ़िवादी प्रथाएं उस समय चल रही थी उन पर कड़ा प्रहार किया। जैसे एरिस्टोटल, अरस्तु के जो वैज्ञानिक ग्रंथ थे वो अरबी ग्रंथ थे, और इसके अतिरिक्त अंकगणित, बीजगणित, कागज़, ये सब जो है यूरोप में पहुंचा पूर्व के संपर्क के कारण। अब ये देखो, यूनान बहुत समृद्ध रहा है जहाँ तक ज्ञान की बात है। तो जब प्राचीन यूनान के संपर्क में जो है पश्चिम के लोग आए, तो निश्चित रूप से नए विचारों का जन्म हुआ। तो धर्म युद्ध जो है एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है रेनेसां का पुनर्जागरण का। दूसरी बात ये कि छापे खाने का आविष्कार, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। पुनर्जागरण में छापे खाने के आविष्कार ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले क्या होता था कि पहले विचार होते थे लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते थे। भाई जैसे आज हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो पुस्तकों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, अगर पुस्तकें ना हो तो आज के समय में तो हम फिर भी काम चला लेंगे, लेकिन उस समय बिना पुस्तकों के काम नहीं चल सकता था। मतलब अगर किसी को ज्ञान चाहिए तो पुस्तक पढ़ेगा। तो विश्व में सर्वप्रथम एक व्यक्ति था जिसका नाम था गुटेनबर्ग, जर्मनी का था। जर्मनी में छापे खाने का आविष्कार हुआ, और पहला जो छापा खाना था वो विलियम कैक्सटन ने 1477 एडी यानी ईस्वी में इस्टेब्लिश किया, और उसके बाद फिर इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, बहुत से देशों में छापा खाना जो है स्थापित हुआ। इससे क्या हुआ, छापा खाना स्थापित होने से बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकें प्रकाशित होने लगी, और आगामी 50 वर्षों में यूरोप में प्रकाशित हुई पुस्तकों की संख्या 90 लाख तक पहुंच गई। अब देखिए, बाइबल भी प्रकाशित हुई। पहले क्या होता था कि बाइबल यानी ईसाई धर्म की जो एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, जैसे हमारे वेद हैं, हमारे रामायण महाभारत हैं, और इस्लाम के कुरान पाक है, इसी तरह से ईसाइयों की जो पुस्तक है वो बाइबल है। तो बाइबल अब पब्लिश होने लगी। पहले बाइबल के बारे में कौन बताता था लोगों को? पादरी बताता था, यानी पुजारी जो होता था चर्च का, और वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता था अपने फ़ायदे के लिए। अब लोगों तक पहुंचने लगी तो लोगों को पता लगने लगा कि भाई वास्तव में उनका धर्म क्या है। तो धीरे धीरे आधुनिकता का प्रसार हुआ पुस्तकों के माध्यम से। जितना लोग ज़्यादा अध्ययन करते थे उतने वो ज़्यादा ज्ञानी बनते चले गए। और पुनर्जागरण जो है, मैंने आपको बताया, ये बौद्धिक आंदोलन भी था और सांस्कृतिक आंदोलन भी था, यानी नए विचारों का प्रसार हुआ। नए विचारों का प्रसार कैसे हुआ? हमने दो कारण बने, एक तो धर्म युद्ध के बारे में, और दूसरा छापे खाने के आविष्कार के कारण। एक कारण आज हम और पढ़ेंगे, वो है तुर्कों का कस्तुनतुनिया पर अधिकार। अब देखिए, 1453 की बात है ये, कि जब तुर्कों ने रोमन साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी उस समय, उसका नाम था
कॉन्स्टेंटिनोपल या कस्तूनतुनिया, उस पर अधिकार कर लिया। अब आप ये देखिए कि कस्तूनतुनिया रोमन साम्राज्य का एक प्राचीन सांस्कृतिक केंद्र था। तुर्कों ने इस पर अधिकार कर लिया। तुर्कों के अधिकार हो जाने के कारण यूरोप का पूर्व की ओर जाने वाला मार्ग बंद हो गया। मतलब आप ये देखिए कि जो यूरोप के लोग थे वो कस्तूनतुनिया से होकर पूर्व की तरफ जाया करते थे, चाहे वो व्यापार के लिए चाहे अन्य कार्यों के लिए। तो वो मार्ग बंद हो गया, क्योंकि तुर्क लोग जो है वो इस मार्ग से गुजरने वाले व्यापारियों से मनचाहा कर वसूला करते थे, और कई बार वो जो है व्यापारियों को लूट भी लिया करते थे। तो इसलिए व्यापार के लिए आना जो है इस मार्ग से बंद हो गया। तो इससे क्या हुआ कि बहुत से जो कस्तूनतुनिया में विद्वान थे, मैंने आपको बताया कि सांस्कृतिक केंद्र था वो, तो जो विद्वान थे वो यूनानी और रोमन विद्वान अपने प्राचीन ग्रंथों को लेकर और यूरोप के विभिन्न देशों में चले गए। यानी पुस्तकें यूरोप के विभिन्न देशों में चली गई, विद्वान वहाँ चले गए, और कुछ विद्वानों ने तो उस साहित्य का नए सिरे से अध्ययन किया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो ज्ञान था वो फैलने लगा यूरोप में, और पुनः जागरण संभव हुआ। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।